मैं आपके लिए दिलो जान से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है जैसे आप मेरा साथ नहीं देते। शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं आपको दिल से चाहता हूँ। इसलिए चाहे जैसा भी हो, मैं वही वीडियो बनाऊंगा जैसे मैं खुद हूँ। अगर आप थोड़ी मदद कर सकें, तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। क्या तुम्हें इस बात का पक्का यकीन है? ये जून ने दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति से गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, जिन चेन ने धीमे स्वर में जवाब दिया। किम ही चांग को सुंगजिन के आदेश पर पकड़ा गया था। उन्होंने उसके लैपटॉप की जांच भी की, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मैं तुम्हारी तरह प्रतिभाशाली नहीं हूं। मुझे उसमें कुछ खास नहीं मिला। ये जून ने कुछ देर तक चुप रहकर सोचा। फिर जिन चेन की आवाज फिर से आई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुंगजिन तस्करों से ज्यादा जिने में दिलचस्पी रखता है? ये जून ने सहमति में सिर हिलाया, भले ही दूसरी तरफ जिन चेन इसे देख नहीं सकता था। मुझे लगता है कि यह सारंग की वजह से है। सारंग? वह प्यारी लड़की? जिन चेन ने हंसते हुए कहा, और ये जून की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमक गया। सारंग को जिने के बारे में कुछ ऐसा पता है जो हम नहीं जानते। अगर मेरा अनुमान सही है, तो वह एनएलयू महिला छात्रावास की वही लड़की हो सकती है जिसने जिने के लापता होने पर शोध किया था। ये जून ने कहा। उसने सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों पर रखते हुए धीमे से जलाया। जिन चेन को अचानक कुछ याद आया। ये जून, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि सारंग को पता है कि जिने कहाँ है? ये जून की आंखें लाल हो गई जब उसने सारंग की खोज सूची देखी। एनएलयू जिने की हत्या, एनएलयू जिने की लाश, एनएलयू जिने का हत्यारा। ये जून ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, जिन चेन, मुझे डर है कि जिने अब इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। जिन चेन भले ही ये जून के पास न था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि ये जून को ये शब्द कहने में कितनी ताकत लगी होगी। अपने लिए कुछ भी मत मानो, चलो अच्छे की उम्मीद करते हैं, जिन चेन ने दृढ़ता से कहा। कॉल खत्म होने के बाद ये जून ने अपने कुत्ते चोको की ओर देखा जो उसके पैर के पास बैठा था। चोको, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बहन से मिल सकते हैं? वूफ! क्या तुम कह रहे हो? हाँ, वूफ! ये जून ने चोको को गले से लगा लिया। उसके आंसू काबू से बाहर हो गए। मैं क्या करूं चोको? मैं अपनी इकलौती बहन की रक्षा करने में असफल रहा। मुझे उसे उस राक्षस के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। चोको उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए बेचैनी से चिल्लाने लगा। दूसरी ओर सारंग सुंगजिन को गुस्से से देख रही थी। मैंने कहा था मुझे भूख नहीं है। तभी उसके पेट से एक जोरदार आवाज निकली जो उसके शब्दों को झूठा साबित कर गई। सुंगजिन ने मुस्कान छुपाने के लिए होंठ दबाए। मुझे भूख लगी है। क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकती? सारंग ने उसे अनदेखा करते हुए मेन्यू में डिश चुनी। वेट्रेस की मोहक निगाहें सुंगजिन पर टिकी थीं, जो सारंग को भीतर तक चुभ गईं। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? सारंग ने मेज पर हाथ मारते हुए वेट्रेस की ओर देखा। वेट्रेस ने चिढ़कर कहा, मैंने सुना, मैंने नोट कर लिया है। लेकिन फिर भी उसकी आंखें सुंगजिन पर टिकी थीं। सारंग को यह सहन नहीं हुआ। उसने कहा, जो मैं खाऊंगी वही वह भी खाएगा। इसे 2 लोगों के लिए तैयार करो। वेट्रेस गुस्से में मेन्यू लेकर चली गई। सुंगजिन ने सारंग की जलन भरी हरकतों को देखा और एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वेट्रेस के जाने के बाद सारंग ने गहरी सांस ली। इतना सुंदर होने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? जहां भी जाते हो मधुमक्खियां खिंची चली आती हैं। सुंगजिन उसकी झुंझलाहट से खुद को रोक नहीं पाया और मुस्कुरा दिया। सुप्रभात, ली मारी, अब ये वेट्रेस। सारंग ने अपनी आंखों से उसे नफरत से देखा। उसे जल्द से जल्द इससे दूर हो जाना चाहिए, इससे पहले कि वह उससे गहराई से जुड़ जाए। वरना अगर उसे भी मीना जैसा कोई पागल मिल गया तो क्या होगा? सुंगजिन ने सारंग की ओर देखा और हल्के लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच में ये जून को जिने के बारे में सब बताना चाहती हो? सारंग ने बिना एक पल की देरी किए कहा, हाँ। सुंगजिन ने उसके जवाब की गहराई को महसूस किया। ठीक है, चलो डिनर के बाद उससे मिलते हैं। उसने इतना कहकर अपने फोन पर जे बम को संदेश भेज दिया, जिसमें ये जून के घर का पता शामिल था। डिनर के बाद दोनों चुपचाप ये जून के घर की ओर रवाना हो गए। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं अपनी नई रेसिपी पर काम कर रही थी, जिन चेन ने हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहा और साथ ही चोको के सिर पर हल्के से थपथपाया।
जे बम का अभी फोन आया। सारंग और सुंगजिन कुछ बात करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये जून ने दरवाजे की ओर देखते हुए जवाब दिया। जिन चेन ने चौंकते हुए भौहें उठाई। ओ, प्यारी प्यारी आ रही है, मुझे उसके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाना चाहिए। कहते ही वह रसोई की ओर भागी। सुंगजिन के सामने उसे ऐसा कहना बंद करो, ये जून ने पीछे से चिल्लाया। जिन चेन ने मुस्कुराते हुए चिल्लाया। वह सारंग के लिए कुछ खास बनाने में खुश थी। उसके दिमाग में वो पल ताजा था जब उसने सारंग को मोन्ट्रेसोर में दिल से खाना खाते हुए देखा था। उसे खुशी हुई कि उसने कल ही ये जून के फ्रिज को भर दिया था। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। ये जून को अचानक एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसने गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुलाया। तुमने ये घर कब खरीदा? सारंग ने अंदर आते ही सवाल किया। ये जून ने एक पल के लिए रुककर उसकी ओर देखा। ये वही घर था जहां वह अपने माता पिता के साथ उनके निधन से पहले रहती थी। उनके जाने के बाद उसके चाचा ने यह कहते हुए घर बेच दिया था कि उसे अब अपने साथ रखना फिजूल है। उस वक्त मीना ने चाचा के दबाव में आकर इसे सहमति दे दी थी। ये जून ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने ये घर तब खरीदा जब जिने के चाचा ने इसे बेचा था। वह जानता था कि इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। सारंग ने हैरानी से पूछा, रुको, तुम उस वक्त सिर्फ एक छात्र थे जब घर बेचा गया था, तुमने इसे कैसे खरीदा? ये जून ने उसकी बात बीच में ही काट दी। क्या तुम यहां यह सब पूछने आई हो? सारंग ने नाराजगी से होंठ भींच लिए। बेवकूफ ये जून, उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि उसने घर खरीदा है? सुंगजिन चुपचाप पूरे घर का मुआयना कर रहा था जब अचानक उसने देखा कि एक आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ी और सारंग पर कूद पड़ी। अरे! सारंग अचानक हुए इस हमले से चौंक गई। उसे खुद को संभालने में कुछ सेकंड लगे। उसने नीचे देखा और राहत भरी आवाज में कहा, चोको, वूफ। चोको ने प्यार से उसका चेहरा चाटा। सारंग हंस पड़ी। उसकी हंसी में कुछ राहत थी, कुछ दर्द। उसने चोको को कसकर गले लगा लिया, मानो वह उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आंखों में छलकते आंसू, होंठों पर छुपी मुस्कान के साथ उसने धीरे से फुसफुसाया, चोको, तुम हमेशा मेरी खुशी का हिस्सा रहोगे। तुम उसे जानते हो? ये जून ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से पूछा जब उसने चोको को सारंग के साथ इतने अपनत्व से पेश आते देखा। यह वही हस्की था जिसे उसने जिने के लिए लाया था। उस दिन जब जिने को चाचा के घर वापस भेजा गया था, वह जानता था कि उसे किसी सहारे की जरूरत होगी। लेकिन जब वह चोको को लेकर उनके घर पहुंचा तो गेट पर ही रोक दिया गया। मीना ने उसे वहीं खड़े देखा और उसकी ओर बढ़ी। उसने पपी को अपने हाथों में लेते हुए वादा किया था कि वह इसे जिने को दे देगी। पर तभी पहली बार मीना को देखकर ये जून को उसका कुछ अजीब लगा था। यह पपी वही था जिसे उसने खुद प्रशिक्षित किया था। यह किसी अजनबी को अपने पास भी नहीं फटकने देता था, यहां तक कि मीना को भी नहीं। लेकिन आज वही चोको सारंग के पास बैठा हुआ, मानो उसे वर्षों से जानता हो। तुमने इसे कैसे पहचाना चोको? ये जून ने मुस्कुराते हुए पपी से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में गहरा आश्चर्य था। सारंग ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बेशक मैं इसे जानती हूं, क्योंकि मैंने इसे तब देखा था जब मैं जिन्हें इसे वीडियो कॉल कर रही थी। उसने घबराहट में अपनी बात पूरी की और खुद को कोसा, चोको, तुमने तो मुझे सब उगलवा ही दिया। तभी रसोई से किसी ने जोर से चिल्लाया, अरे प्यारी! सारंग अपनी सीट से लगभग उछल पड़ी। उसने देखा कि जिन चेन रसोई से भागता हुआ आ रहा था, हाथ में एक प्लेट और चमकती हुई आंखें। उसने सारंग की ओर मिठाई का टूथपिक बढ़ाते हुए कहा, खाओ खाओ, मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया है। सारंग ने अनमने ढंग से मिठाई का एक टुकड़ा लिया, लेकिन जैसे ही उसने स्वाद चखा, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वाह, ये तो बहुत अलग है। क्या है ये? जिनचेन ने गर्व से कहा, तुम्हें पसंद आया? मैंने सोचा था कि तुम्हें मिठाई पसंद होगी, इसलिए ये रेसिपी खास तुम्हारे लिए बनाई है, सिर्फ मेरे लिए। सारंग ने हंसते हुए कहा और दूसरा टुकड़ा लेने ही वाली थी कि उसे अचानक अपनी पीठ पर एक ठंडक महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, सुंगजिन गुस्से से उसे घूर रहा था। सारंग ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए मिठाई का टुकड़ा सुंगजिन के मुंह में डाल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो ये कितनी स्वादिष्ट है, खाओ। सुंगजिन का गुस्सा पिघल गया जब उसने उसकी चमकती आंखों को देखा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, यह स्वादिष्ट है।
हालांकि उसे मीठी चीजें पसंद नहीं थीं, लेकिन उसे मानना पड़ा कि इस मिठाई का स्वाद अनोखा था। ये जून ने गहरी सांस लेते हुए माहौल को गंभीर किया। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? सारंग ने हाथ में मिठाई का टूथपिक रोकते हुए भौहें सिकोड़ी। सुंगजिन ने जिन चेन को देखा, जो पूरी तरह ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। ये जून ने उसकी निगाह पढ़ ली और कहा, वह मेरा दोस्त है, मुझे उस पर भरोसा है। सुंगजिन ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी जेब से कुछ तस्वीरें निकाली। उसने उन सबको दिखाते हुए कहा, ये वे तस्वीरें हैं जो किम ही चांग ने ली थीं। जैसे जैसे सुंगजिन ने मीना के बारे में बताना शुरू किया, ये जून का चेहरा पीला पड़ता गया। उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम ये कह रहे हो कि मीना ने जिनय का अपहरण करने के लिए लोगों को बुलाया था? जिन चेन ने अपने दोस्त की ओर देखा, फिर सुंगजिन से कहा, हमने किम ही चांग और हथियार तस्करी के बारे में भी पता लगाया है, लेकिन हम इसके पीछे के मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच सके। सुंगजिन ने गंभीर स्वर में कहा, यह आदमी साधारण नहीं है, उसे पकड़ने के लिए मीना ही हमारा एकमात्र सुराग है। सारंग चोको के सिर पर हाथ फेर रही थी। उसकी उंगलियां पप्पी की नरम फर में डूब गई और चोको उसकी गोद में आराम से सो रहा था। मीना, केवल मीना ही नहीं, बल्कि उसका बेतहाशा प्यार मिंजे भी इस पूरे खेल को जानता होगा। तभी ये जून ने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या वह भी जीवित हो सकती है? यहां मौजूद हर कोई जानता था कि वह कौन थी। सारंग की नजरें ये जून की आंखों से मिली। वह अपनी जगह सन खड़ी रह गई। उसका रयू इतना टूटा हुआ, इतना बेबस कब हो गया था? सुंगजिन को यकीन था कि यह सवाल सारंग से किया गया था। उसने उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मानो वह हर आंसू के साथ अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रही हो। सारंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये जून का सामना करना पड़ेगा और वह उससे सीधे सच पूछेगा। उसकी आवाज कांपने लगी, पर उसने खुद को संयत किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, जिन्हें मीना ने उसे मार डाला। लिविंग रूम में सन्नाटा पसर गया। सुंगजिन को यकीन नहीं हो रहा था। जिन्हें मर चुकी है? लेकिन तब यह सवाल और भी बड़ा हो गया। अगर सारंग ये जानती थी, तो उसने हमसे उसे ढूंढने की बात क्यों की? वह क्या छिपा रही थी? आखिर उसे ढूंढवाना ही क्यों चाहती थी? सुंगजिन ने सारंग को देखा, जिसकी घबराई आंखें और कांपते होंठ ये जाहिर कर रहे थे कि वह अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। उसने उसे हल्के से सहारा दिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। लेकिन उसके शब्द सारंग तक पहुंचने से पहले ही हवा में घुल गए। जिन चेन ने ये जून की ओर देखा। उसकी कठोरता और गुस्से के पीछे एक असहनीय दुख छिपा था। 3 साल से ये जून उम्मीद कर रहा था कि वह अपनी बहन को फिर देख पाएगा, पर अब उम्मीद ने उसका साथ छोड़ दिया था। ये जून अचानक उठा। सारंग ने सुंगजिन को एक तरफ हटाया और उसकी ओर दौड़ी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। रयू, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जून ने कंधा झटकते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। लेकिन सारंग की पकड़ मजबूत थी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे और उसका दिल उसकी आवाज में उतर आया था। नहीं, मैं जानती हूं कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन यह रास्ता सही नहीं है। प्लीज रुको। ये जून ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द कठोर थे। तुम्हें क्या लगता है मुझे सब भूल कर बैठ जाना चाहिए? मीना ने मेरी बहन को मुझसे छीना है, मुझे उसे इसका जवाब देना है। सारंग ने रोते हुए कहा, और खुद को खत्म कर दोगे? यही चाहती थी जिन्हें, यही तुम उसके लिए करना चाहते हो? ये जून ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका ली, लेकिन गुस्से और अपराधबोध ने उसे फिर घेर लिया। तुम नहीं समझोगी, मुझे जाना है। उसने कंधा छुड़ाया और आगे बढ़ने लगा। सारंग लड़खड़ा गई, लेकिन पीछे खड़े सुंगजिन ने उसे थाम लिया। प्लीज सुंगजिन, उसे रोक लो, सारंग ने लगभग चीखते हुए कहा। सुंगजिन ने दरवाजे के पास पहुंचकर ये जून को रोक लिया। मिस्टर, ये आप इस हालत में नहीं जा सकते, खुद को शांत कीजिए। ये जून ने गुस्से में उसकी ओर देखा। शांत? मेरी बहन मर गई है। क्या तुम जानते हो ये कैसा लगता है? उसे किसी ने मार डाला और मैं यहां खड़ा हूं। क्या यही सही है? सुंगजिन ने गहरी सांस ली और नरम लहजे में कहा, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन यह रास्ता सिर्फ आपको और दर्द देगा और कुछ नहीं। ये जून की आंखों में आंसू छलकने लगे। जिन चेन ने पास आकर कहा, जून, जिन्हें तुम्हारी बहन थी, वह तुम्हें इस हालत में देखना नहीं चाहेगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो पहले खुद को संभालो। ये जून के कदम लड़खड़ा गए। वह फर्श पर घुटनों के बल गिर गया।
यह सब मेरी गलती है। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। उसकी आवाज जैसे टूटकर हवा में बिखर गई। सारंग ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नहीं रयू, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैंने उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया। मैंने सब पर विश्वास कर लिया। सुंगजिन ने सारंग की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और करुणा थी। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं इस दर्द से तुम्हें बाहर निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने जिन चेन की ओर सिर हिलाया और सारंग की ओर बढ़ा। उसकी आवाज में नरमी थी। देर हो रही है, चलो घर चलते हैं। सारंग ने सिर हिलाया, लेकिन उसके कदम पीछे हट रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या होगा अगर वह चली गई और ये जून मीना का सामना करने चला गया? क्या होगा अगर वह व्यक्ति जो मीना के पीछे है ये जून पर हमला कर दे? सुंगजिन ने उसके चेहरे पर उभरे डर को महसूस किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, चिंता मत करो, मैं जेबम से बात करूंगा। वह घर की निगरानी के लिए कुछ लोग भेज देगा। सब सुरक्षित रहेगा। सारंग ने उसकी आंखों में देखा और हल्की हिचकिचाहट के बाद सहमति में सिर हिला दिया। उसने अपने कदम सुंगजिन के साथ आगे बढ़ाए, लेकिन उसके दिल में अब भी हलचल थी। दरवाजे पर पहुंचते हुए उसने पलटकर ये जून को देखा और नरमी से कहा, जिन्हें तुम्हें खुद को चोट पहुंचाते हुए नहीं देखना चाहती, प्लीज अपने आप को संभालो। ये जून की झुकी हुई आंखें जवाब न दे सकी। सारंग और सुंगजिन घर की ओर चले गए। जिनचेन ने अपने दोस्त को देखा। आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उसकी आवाज शांत लेकिन तीखी थी। ये जून, अब रोने का समय नहीं है। अगर तुम्हें सच में फर्क पड़ता है तो जानने की कोशिश करो, मीना ने ऐसा क्यों किया? और वह व्यक्ति जो उसके पीछे है, आखिर जिन्हें को क्यों मारना चाहता था? ये जून ने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज में दुविधा थी। जिनचेन, मुझे लगता है सारंग कुछ छिपा रही है। जब वे सुंग परिवार के घर पहुंचे तो सारंग गहरी नींद में थी। सुंगजिन ने गाड़ी रोकी और उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर आंसू के निशान अब भी मौजूद थे। उसकी मासूमियत ने उसे बेहद असहाय और दयनीय बना दिया था। उसने सीट बेल्ट को धीरे से हटाया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रात का समय था, घर के सभी लोग सो चुके थे। यह अच्छा था, क्योंकि इससे किसी के अनावश्यक सवालों से बचा जा सकता था। सुंगजिन उसे सीधा उसके कमरे में ले गया। उसने उसे बिस्तर पर आराम से लिटाया और कंबल से ढक दिया। उसकी आंखों में थकावट और चिंता का मिलाजुला भाव था। सारंग को बिस्तर पर सुलाने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। नहाने के बाद उसने आईने में अपने पेट पर हल्की चोटों को देखा। उसने हल्की मुस्कान दी। ये जून अपने गुस्से में भी चतुर निकला। उसने मेरे चेहरे पर वार नहीं किया। उसने मरहम लगाया और अपने आप को आराम देने की कोशिश की, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। 1 घंटे बाद जब वह अब भी सो नहीं सका, उसने सोचा कि सारंग की जांच कर ले। उसने धीरे से उसका दरवाजा खोला। सारंग अपने बिस्तर पर असहज थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। सारंग अचानक रोने लगी। उसका हाथ अपने दिल पर था और वह बेतहाशा कांप रही थी। सुंगजिन का दिल धड़क उठा। वह तुरंत उसके पास गया और उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। सब ठीक है, मैं हूं बेबी, सब ठीक है। उसकी आवाज में सांत्वना थी। उसने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। उसके दिल में डर घर कर गया था। क्या जिने की घटना ने उसे इतना तोड़ दिया है? क्या मुझे उसके लिए किसी मनोचिकित्सक से मदद लेनी चाहिए? सारंग ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने सामने सुंगजिन को देखा। उसकी आंखों में हैरानी और कंफ्यूजन का भाव था। उसने धीरे से सुंगजिन के गालों को छुआ। उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी। क्या यह सपना है? उसने हल्के से उसकी गाल पर चुटकी काटी। सुंगजिन ने अपनी आंखें खोली और उससे नजरें मिलाईं। उसकी हैरानी देखकर उसने हल्की मुस्कान दी। आ! अचानक सुंगजिन के चिल्लाने से माहौल बदल गया। सारंग ने उसकी गाल को जोर से दबा दिया। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? सारंग ने उसे धक्का दिया। सुंगजिन गिरते हुए बोला, तुम अपने पति को कैसे धक्का दे सकती हो? सारंग ने चौंकते हुए जवाब दिया, पति? क्या तुम अपनी दवा लेना भूल गए हो? उसने उस पर तकिया फेंकते हुए कहा। सुंगजिन ने उसकी शर्म से लाल पड़ती आंखों को देखकर हल्की मुस्कान दी। चलो तैयार हो जाओ, नाश्ता तैयार है। बटलर किम ने देखा कि सुंगजिन सारंग के कमरे से निकल रहा था।
उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान फैल गई। लगता है श्रीमती सुंग की इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। सारंग ने जल्दी से नहाया और नाश्ते के लिए नीचे चली गई। उसके दिल में एक और बात साफ थी, उसे आज ये जून को बताना था कि वह जिन से है। भले ही उसे लगा कि यह कदम मूर्खतापूर्ण था, लेकिन सारंग इसे आजमाने के लिए तैयार थी। उसकी पीड़ा देखना आखिरी चीज थी जो वह सह सकती थी। वह किसी भी कीमत पर उसका दर्द कम करना चाहती थी। सारंग ने नाश्ते की मेज पर श्रीमती सुंग के पास बैठते हुए धीरे धीरे गहरी सांस ली। श्रीमती सुंग की आंखें चमक रही थीं। उनकी आवाज में एक स्नेह भरी गर्मजोशी थी। सूप पी लो, तुम्हें ताकत और साहस दोनों की जरूरत होगी। सारंग ने सिर हिलाया और चम्मच उठाया। सूप के गर्म स्वाद ने उसके भीतर की घबराहट को कुछ पल के लिए कम कर दिया। वह जानती थी कि उसे ये जून से मिलने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। उसी समय सुंगजिन नाश्ते के लिए नीचे आया। उसकी नजर सारंग पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, धीरे खाओ, यहां कोई तुम्हारा खाना छीनने नहीं वाला। श्रीमती सुंग ने अपने बेटे की ओर गंभीर नजरों से देखा। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि उसने कितनी तकलीफ सही है? उसकी हालत देखो, उसे आराम की जरूरत है और तुम्हें और समझदारी दिखानी चाहिए। सुंगजिन ने अपनी मां की बात पर चौंकते हुए कहा, मां, अब तुम क्या कह रही हो? क्या मैं गलत कह रही हूं? तुमने उससे शादी तक नहीं की और। श्रीमती सुंग ने बात अधूरी छोड़ी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। मिस्टर सुंग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। तुमने उसे छुआ और अब बात यहां तक पहुंच गई है। शादी की तारीख तय होनी चाहिए। सारंग ने उनके शब्दों पर चौंकते हुए अपना चम्मच गिरा दिया। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। आंटी, आप किसकी शादी की बात कर रही हैं? श्रीमती सुंग ने एक मुस्कान के साथ कहा, बेशक तुम्हारी और सुंगजिन की। यह तय हो गया है। सारंग की आंखें चौड़ी हो गईं। वह हैरान थी। सुंगजिन ने भी अपनी मां की घोषणा पर हल्की सी खांसी करते हुए कहा, मां, क्या तुमने ये बात मुझसे पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की? बटलर किम कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। सुंगजिन उसकी ओर घूरते हुए बोला, यह सब तुम्हारा काम है ना? श्रीमती सुंग की ओर मुड़ते हुए उसने ठहरकर कहा, मां, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा। जब तक वह मुझसे अपनी मर्जी से प्यार नहीं करती, मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा। सारंग ने तुरंत उठते हुए कहा, मुझे जाना है। उसने किसी का जवाब सुने बिना दौड़कर घर छोड़ दिया। गेट के बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि उसके गाल गर्म हो रहे थे। सुंगजिन के शब्दों ने उसके दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने सिर हिलाया और सड़क पर टैक्सी पकड़ने के लिए बढ़ गई। सुंगजिन ने नाश्ते की मेज पर बैठकर गहरी सांस ली। श्रीमती सुंग ने उसे ध्यान से देखा और हल्के ताने के साथ कहा, तुम इतने समय से क्या कर रहे हो? तुम्हें अब तक एक लड़की को अपने प्यार में नहीं डाल सके? सुंगजिन ने जूस का गिलास उनकी ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, मां, थोड़ा धैर्य रखो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसने जोड़ा, वैसे क्या तुम सुंगहो के किंडरगार्टन उत्सव के लिए तैयार हो रही हो? श्रीमती सुंग ने खड़े होते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है। मिस्टर सुंग ने जाते जाते हल्की चिंता जताई, मुझे डर है कि तुम इसी तरह अकेले ही मर जाओगे। सारंग टैक्सी से ये जून के घर पहुंची। उसने दरवाजे पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को खड़ा देखा। उसने महसूस किया कि सुंगजिन ने अपना वादा निभाया था। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। जिन चेन दरवाजे पर खड़ा था। सारंग को देखकर उसने जम्हाई लेते हुए हल्के अंदाज में कहा, तुम्हें लड़कियों को वीकेंड पर अच्छी नींद क्यों नहीं आती? इतनी सुबह यहां क्या कर रही हो? सारंग ने उसकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए सीधे पूछा, रयू कहाँ है? जिन चेन ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, रयू? ओह, तुम ये जून की बात कर रही हो। उसे रात भर तेज बुखार था। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। दवा के बाद वह सो गया है। उसने सोफे पर लौटते हुए आलस भरी मुस्कान दी। अगर तुम चाहो तो इंतजार कर सकती हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड पंच काफी दमदार है, जिन चेन ने व्यंग्य से कहा, लेकिन सारंग ने उसकी बकवास को अनसुना कर दिया। वह तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ी जहां ये जून रहता था जब जिन्हें उनके साथ थी। कमरा अब भी वैसा ही था, मानो वक्त ने इसे छुआ ही न हो। दीवारों पर चित्र अब भी सही सलामत थे।
रंगों की चमक और जिनसे की कलात्मकता को बयान करते हुए। सारंग की नजर उन चित्रों पर गई जो एक समय में ये जून के कमरे को जीवंत बनाते थे। फिर उसकी निगाह बिस्तर पर पड़ी। ये जून वहां सो रहा था। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद था। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ी हुई थीं, मानो कोई दुस्वप्न देख रहा हो। उसकी हालत देख सारंग के दिल में कुछ टूटा। वह धीरे से कमरे से बाहर निकली और रसोई की ओर बढ़ गई। उसे कुछ ताकत चाहिए, मैं उसके लिए दलिया बनाऊंगी, उसने खुद से कहा। जिन चेन ने उसे रसोई में खाना बनाते देखा। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी गंभीरता देखकर चुप रहा। सारंग ने चुपचाप सब्जी का दलिया बनाया, उसे कटोरे में डाला और सीधे ये जून के कमरे में चली गई। जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि ये जून जाग चुका था। उसकी आंखों में कमजोरी थी, लेकिन वह सीधे सारंग को देख रहा था, मानो कुछ कहना चाहता हो। सारंग ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कटोरा दिखाया। तुम जाग गए हो? चलो थोड़ा दलिया खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। वह बिस्तर के पास बैठ गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था, मानो वह उसकी सारी तकलीफें हर लेना चाहती हो। जिन चैन दरवाजे पर खड़ा उनकी बातचीत देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। ये जून ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक सवाल था जिसे वह कह नहीं पा रहा था। सारंग ने उसकी हालत को समझते हुए धीरे से कहा, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें खिला देती हूं। जिन चैन ने ठहाका लगाते हुए कहा, एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये उसका कमरा है? जब तक मैंने दरवाजा नहीं खोला तुमने इसे कभी नहीं देखा था। वह आगे बढ़कर बिस्तर के दूसरी ओर बैठ गया। उसकी मुस्कान अब भी थी, लेकिन आवाज में एक हल्की चुनौती थी। सारंग ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में हल्की चिढ़ थी। पहले उसे ये दलिया खाने दो, फिर मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। ये जून बहुत कमजोर था। उसने बिना सवाल किए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही पहला चम्मच उसके मुंह में गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। सारंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या सिर्फ 3 साल हुए हैं और तुम मेरे बनाए हुए दलिया का स्वाद भूल गए? ये जून की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज कांप रही थी। जिन्हें उसके शब्द जैसे कमरे में गूंज गए। सारंग ने उसकी ओर देखते हुए अपने आंसू पोंछे। तुम मूर्ख हो, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? ये जून का चेहरा हैरानी और भावनाओं से भर गया था। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा, मानो यकीन करना चाहता हो। सारंग ने ठंडी आह भरी और कहा, तुम सोच रहे होगे कि मैं मजाक कर रही हूं या तुम्हें बेवकूफ बना रही हूं, लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें हमारी पहली मुलाकात के बारे में बताती हूं। याद है, अनाथालय में जब मैं तुम्हारे सिर पर पत्थर मारने वाली थी, या जब मैंने तुम्हें रयू नाम दिया था? ये जून ने अचानक उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। जिन्हें मुझे पता था, मुझे हमेशा लगता था कि तुम हो सकती हो। उसके आंसू सारंग के कंधे पर गिर रहे थे। वह भावनाओं से अभिभूत था। मैंने सुना था कि तुम मर चुकी हो। वह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तुम यहां हो, सच में यहां। सारंग ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं यहां हूं, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। ये जून ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसे परवाह नहीं थी कि वह अब सारंग क्यों है। उसकी एक ही इच्छा थी, वह जिंदा थी, और यही सबसे बड़ी राहत थी। जिन्हें तुम जिंदा हो। ये जून की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में अविश्वास और राहत के आंसू चमक रहे थे। सारंग ने उसकी पीठ थपथपाई। उसकी आंखों में दर्द और पछतावे का सागर उभर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो रयू, मैं तुमसे पहले यह सब नहीं कह सकी। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे बताऊं, इसलिए तुम बेरहम हो। ये जून ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द का साया था। जिन चैन, जो अब तक स्तब्ध खड़ा था, एक झटके से सच्चाई में लौटा। उसने उन्हें घूरते हुए कहा, यह क्या बकवास है? क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि सारंग और जिन्हें एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन जो कुछ उसने देखा और सुना था उसने उसे ये मानने पर मजबूर कर दिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन ये सच है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। ये जून ने गले लगाना छोड़ते हुए सारंग की आंखों में देखा। उसकी आवाज तीखी लेकिन दर्द भरी थी। जिन्हें मुझे सच बताओ, मेरी अनुपस्थिति के उन 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ? आखिर ये सब कैसे हुआ? 4 महीने।
उन 4 महीनों में उसने अपनी बेटी समान बहन को खो दिया था। सारंग ने उसकी बात पर नजरें झुका ली। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं सब कुछ बताऊंगी। लेकिन ये जून का धैर्य टूट चुका था। उसने उसके कंधे पकड़कर हल्के से झकझोरा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बाद का इंतजार कर सकता हूं? मैंने पहले ही 3 साल बिताए हैं इस इंतजार में। उसकी आवाज में हताशा और डर दोनों थे। सारंग ने गहरी सांस लेते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन विनती से भरी थी। रयू, मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले पहले तुम ठीक हो जाओ। क्या ये बहुत ज्यादा मांग रही हूं? जिन चेन, जो अब तक चुप था, ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, वह सही कह रही है। तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। मुझे भी जानने की जल्दी है कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन अगर तुम खुद ठीक नहीं होगे तो ये सब जानकर क्या फायदा। वह ये कहते हुए ये जून के पास बैठ गया और थकावट भरी आवाज में बुदबुदाया, ईमानदारी से कहूं तो मैं भी मुश्किल से खड़ा रह पा रहा हूं। सारंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आराम करो, मैं यही हूं। जब तुम जागोगे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? ये जून कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द और उलझन थी, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया, शायद इसलिए कि वह थक चुका था, या शायद इसलिए कि वह जानता था कि उसकी बहन अब उसके पास है। वह गहरी नींद में चला गया। सारंग ने उसे और जिन चेन को रजाई में लपेटा और धीरे से कमरे से बाहर आ गई। लिविंग रूम में चौको से देखकर खुशी से उछलने लगा। उसने उसकी पूंछ हिलाई और अपने नन्हे पंजों से उसका ध्यान खींचने की कोशिश की। तभी उसका फोन बजा। सुंग जिन का कॉल था। फोन स्क्रीन पर उसका नाम चमकते ही उसके चेहरे पर हल्की झेंप आ गई। उसे नाश्ते की मेज पर हुई घटना याद आ गई और उसने कॉल उठाने से मना कर दिया। वह अपने माता पिता के कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में घुसते ही उसकी आंखें तस्वीरों पर ठहर गईं। ड्रेसिंग टेबल पर रखी तस्वीरों में उसकी माँ और पिता के साथ एक खुशहाल परिवार की झलक थी। दूसरी तस्वीर में ये जून भी उनके साथ था जब वह उनके परिवार का हिस्सा बना था। उसने तस्वीर को अपने हाथों में लिया और आ भरी। उसकी आंखें आई। उसने खुद से फुसफुसाया, क्यों मुझे अपने माता पिता को इतनी जल्दी खोना पड़ा? क्यों मुझे मीना के अपमान को सहना पड़ा? और क्यों मुझे अपना जीवन छोड़ना पड़ा? उसकी आवाज दर्द से भरी थी। वह बिस्तर पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। वह घबराते हुए उठी, ये सोचकर कि कहीं ये जून जाग न जाए। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजे पर सुंग जिन खड़ा था। उसकी आंखों में एक सख्त लेकिन गहरी नजर थी। उसने उसकी ओर देखा और उसके गालों को हल्के से छुआ। तुम रो रही थी, है ना? उसने धीरे से पूछा। सारंग ने जल्दी से खुद को संभाला। उसने हल्की हिचकिचाहट के साथ कहा, है ना? नहीं, मैं बस एक बहुत दुखद उपन्यास पढ़ रही थी। सुंग जिन ने उसके माथे पर हल्की चपत लगाई। तुम्हें पता है तुम झूठ बोलने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। सारंग ने अपने होंठ फुलाए और पलटकर कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? सुंग जिन ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। क्या यह सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए? तुम यहां क्या कर रही हो? उसने उसके गाल पर आंसू का धब्बा पोंछा। सारंग का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपनी पलकें झपकाई और धीरे से कहा, मैं। सुंग जिन ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं इतना ईर्ष्यालु हूं कि अभी तुम्हें चूमने का मन कर रहा है। सारंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। तुम्हें पता है, तुम मुझसे दूर भागने की जितनी कोशिश करती हो उतना ही मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। उसने धीरे। सारंग ने एक गहरी सांस ली और फिर सहजता से ये जून के कमरे की ओर देखा। वह जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उस पल में उसने खुद को रोकने का प्रयास किया। फिर एक हल्का सा धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुंग जिन का चेहरा और उसकी मजबूत पकड़ उसे रोक रही थी। क्या तुम हमेशा ऐसा ही व्यवहार करते हो? सुंग जिन की आवाज में गुस्सा और चिंता का मिलाजुला असर था। गुंडे की तरह नहीं, सारंग। तुम इस तरह से अपने आप को या मुझे तकलीफ नहीं दे सकती। सुंग जिन ने सारंग के व्यवहार को देखा, जो सामान्य से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में क्या वह डर रही थी कि ये जून उनके बीच देख सकता है? इसी सोच ने उसे और गुस्से में डाल दिया और उसने सारंग को धीरे से अपनी ओर खींचते हुए बाहर ले जाने की कोशिश की। तुम क्या कर रहे हो?
सारंग ने खुद को संघर्ष करते हुए पूछा। वह जानती थी कि सुंग जिन उसे खींचकर दूर ले जाना चाहता था, लेकिन उसने ये जून से वादा किया था कि वह उसकी आंखों के सामने नहीं जाएगी जब तक वह ठीक से न जाग जाए। सुंग जिन ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, सारंग, मुझे परवाह नहीं है कि तुम यहां क्यों हो या तुम्हारे मन में क्या है, लेकिन मैं अपनी लड़की को किसी अजनबी के साथ नहीं जाने दूंगा। सारंग के चेहरे पर एक चुप्पी छा गई। उसे गहरी सांस लेकर फिर से कहा, रयू, वह कोई अजनबी नहीं है। सारंग के शब्दों ने सुंग जिन को चौंका दिया। कोई अजनबी नहीं? सुंग जिन की आवाज हंसी में बदल गई, लेकिन उसकी हंसी में कोई भी खुशी नहीं थी। अगर वह अजनबी नहीं है तो फिर मैं तुम्हारा क्या हूं? सारंग की आंखें झुकी हुई थीं, उसका निचला होंठ हल्के से कट गया। वह जानती थी कि अब जो भी कहेगी गलतफहमी पैदा हो सकती है। लिविंग रूम में एक अजीब सी खामोशी ने सब कुछ घेर लिया। सुंग जिन को यह उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ नहीं कहेगी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सुंग जिन ने धीरे से अपनी पकड़ छोड़ी और फिर बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। कुछ ही समय में ये जून ने अपनी आंखें खोली और अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे इधर उधर देखा, लेकिन सारंग कहीं भी नहीं थी। कुछ धुंधले से ख्याल उसके मन में आए। उसे याद आया कि वह बुखार में था। फिर सारंग ने उसे दलिया बनाया था, वह दलिया जिसे केवल वे दोनों ही बना सकते थे। फिर उसने कहा था कि वह जिने है और कि जब वह जागेगा तो वह यहीं होगी। लेकिन अब वह कहाँ है? थोड़ी घबराहट के साथ उसने अपनी भौंहें सिकोड़ी और खुद से बुदबुदाया, क्या मैंने ये सब सिर्फ सपना देखा था? साथ ही उसने जिन चेन को आवाज दी और हल्के से उसे हिलाया। क्या तुम जाग रहे हो? ये जून ने बिस्तर पर पड़े आदमी को हिलाते हुए पूछा। जिन चेन ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत थका हुआ था। ये जून ने उसके पेट पर हल्का सा मुक्का मारा, जिससे जिन चेन कराहते हुए जागा। क्या तुम गैंगस्टर हो? तुम सोते हुए राजकुमार को कैसे मुक्का मार सकते हो? जिन चेन ने अपनी आंखें मलते हुए कहा और फिर वापस मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन ये जून ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह कहाँ है? वह कौन? जिन चेन ने आलस से जम्हाई ली और फिर अचानक रुक गया। उसे कुछ याद आ गया। यह सपना नहीं है ना? क्या हम दोनों एक ही सपना देख रहे हैं? ये जून ने उसकी तरफ उम्मीद से देखा। साथ ही वे दोनों खड़े होकर हल्की आवाज सुनने लगे। क्या वह चोको है? जिन चेन ने फौरन बिस्तर से उठते हुए पूछा। वे दोनों सुंग जिन और सारंग के बीच बहस देख रहे थे। ये जून ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वह नहीं गई। उसने राहत की सांस ली। ओह यार, वह दिल टूट गया होगा। जिन चेन ने सिर हिलाते हुए कहा। जिन चेन अचानक चौंकते हुए बोला, रुको सारंग, वह जिन्हें है? सारंग ने चौंकते हुए शोर सुना और बाहर देखा। वे दोनों अब जाग रहे थे। ये जून दौड़ते हुए नीचे आया और फिर उसे गले लगा लिया। तुम यहां हो? तुम सच में यहां हो? सारंग ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं यहां हूं। मुझे भी गले लगाने दो। जिन चेन ने आगे बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन ये जून ने उसे पीछे खींच लिया। उसे भूख लगी होगी, जाओ उसके लिए खाना बनाओ। जिन चेन ने हल्की शिकायत करते हुए रसोई की ओर कदम बढ़ाए। ये जून ने सारंग को आराम से सोफे पर बैठाया और फिर धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे बताना चाहती हो कि क्या हुआ? सारंग ने उसे गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में दर्द और खामोशी थी। वह नहीं चाहती थी कि वह जान पाए कि उसने कितनी परेशानियां झेली और उसकी अनुपस्थिति में कितनी निराशा महसूस की। इससे वह और दुखी हो जाएगा। मुझे भूख लगी है, उसने हल्के से कहा। मुझे कुछ खाने दो। हम? उसने शर्माते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे वह अपना बचकाना पक्ष दिखाना चाहती हो। ये जून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, और फिर अंदर ही अंदर महसूस किया कि वह उसे नहीं बताना चाहती। लेकिन कोई बात नहीं, उसने 3 साल इंतजार किया था। कुछ और दिन इंतजार करना उसके लिए कोई फर्क नहीं डालता। जिन चेन ने मेज पर खाना रखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहा हूं? सारंग हंसते हुए जवाब देती है, तुमने कैसे जाना रयू? क्या तुमने उसे भी धोखा दिया है, जैसा तुमने मेरे साथ किया? ये जून ने बिना एक शब्द कहे खाना उसकी प्लेट में रखा और फिर धीरे से पूछा, क्या तुमने उससे भी धोखा दिया?
जिन चेन को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हल्के से कहा, अरे क्या तुम भूल गए हो कि जब मीना और उसकी सहेली ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था तो मैंने तुम्हें कैसे बचाया था? ये जून ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और कटोरे को अपने हाथ में कसकर पकड़ा, जैसे कुछ सोच रहा हो। तुम्हें लगता है कि मीना को पता था कि तुम जिने हो? उसने सारंग के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा। सारंग ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मीना मुझसे इसलिए गुस्सा थी क्योंकि मैंने उसे नाराज किया और ओपन कॉलेज टैलेंट में शामिल होने के लिए उसकी जगह भी छीन ली। वह बहुत सख्त है। मुझे समझ में नहीं आया कि हम उसे पहचान नहीं पाए। ये जून ने गुस्से में होंठ भींचते हुए पूरी तरह से संयमित होकर कहा, हम सबको और ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए था। वह ये जानने के लिए इच्छुक था कि मीना ने जिने को क्यों मारा, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित करते हुए सवाल नहीं किया। फिर वह थोड़ा और ठहरते हुए बोला, तुम सारंग कैसे बन गई? सारंग ने अविश्वास में आकर कहा, तुम दोनों डीएनए टेस्ट? उसकी आवाज में अब भी चौंक और हल्का गुस्सा था और वह ये मानने को तैयार नहीं थी कि वे दोनों उसकी सहमति के बिना उसका डीएनए टेस्ट कर सकते थे। ये जून ने महसूस किया कि सारंग अब वाकई गुस्से में थी और खुद से कहने लगा, मुझे खेद है, मुझे पहले तुमसे पूछना चाहिए था। ये मेरी गलती है। उसकी आवाज में सच्चाई और पछतावा था, जैसे वह सचमुच सारंग को नुकसान पहुंचाने का दोषी महसूस कर रहा हो। जिन चेन की आंखें चौंकी हुई थीं। क्या? उसने हैरान होकर कहा। क्या क्या आइस प्रिंस ने अब इस छोटी लड़की के सामने खुद को स्वीकार कर लिया? फिर उसने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, तुम बस अपना मुंह बंद करो, मुझे सच में परेशान करने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में हल्का दर्द था, जैसे वह अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। सारंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मीना द्वारा चाकू मारे जाने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं पहले ही सारंग बन चुकी थी। मुझे लगता है कि असली सारंग मर चुकी थी और फिर उसकी आत्मा मेरे शरीर में चली गई। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। यह सवाल सबके मन में था, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं पूछ पाया। जिन चेन ने गहरी सांस ली और हल्के से कहा, वाह मेरी लड़की, तुम वाकई कमाल की हो। उसकी आवाज में हल्का आभार और स्नेह था, जैसे वह सच में उसकी ताकत को समझ रहा हो। सारंग ने झट से उसकी तरफ देखा और फिर ये जून की ओर। ये जून ने बिना एक शब्द कहे उसकी आंखों को समझ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इस मूर्ख को नजरअंदाज करो। शहर में कोई भी ये हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह छोटे मालिक जिनको मूर्ख कहे, सिवाय ये जून के। अरे क्या तुम भूल गए कि मैंने उस दिन क्या कहा था? जिन चेन ने मेज पर हाथ रखते हुए हल्की चिंता और थोड़ा उत्साह महसूस करते हुए कहा, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? सारंग ने हैरान होकर पूछा। उसकी आंखों में संशय और हैरानी की झलक थी। उसे याद आया कि ये जून हमेशा उन लोगों से नफरत करती थी जो जिन चेन की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन अब इन दोनों को एक साथ देखकर जिन चेन को ये जून का सबसे भरोसेमंद साथी समझ में आ रहा था। ये जून ने उसे जूस थमाते हुए हल्के से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है। फिर उसने पूरी घटना समझाई कि वे दोनों कैसे मिले थे और कैसे जिन चेन को जिने के निर्देश पर उसने बचाया था। सारंग का चेहरा सख्त हो गया। तुम दोनों इतने पुराने दोस्त हो? वह सोच रही थी। एक घटना अचानक उसकी यादों में ताजा हो आई। वह दिन जब उसने ये जून को वीडियो कॉल किया था तो वह उसे बताने वाली थी कि मीना ने उसके साथ क्या किया, लेकिन अचानक उसने देखा कि कुछ लोग ये जून के पीछे किसी को पीट रहे थे। उसे घबराहट महसूस हुई और वह चिल्लाई, उसे बचाओ। लेकिन यह एक अप्रत्याशित मोड़ था। जिने के साथ इतने सारे उलझे हुए हालात थे जिनकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। जिन चेन ने सारंग के सामने घुटने टेके और उसकी दोनों हाथों को धीरे से पकड़ा। मेरी महिला, तुमने मुझे बचाया, इसके लिए मैं ताउम्र तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैं अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हर चीज तुम्हें दे सकता हूं। ये जून ने उसे तुरंत सारंग से दूर खींच लिया। सुंगजिन तुम्हारा सिर काट देगा। जिन चेन ने सिर खुजलाया और हंसी में कहा, मैंने तो 2 विदेशी शवों को उनके घर के सामने फेंक दिए हैं। ये काम किसने किया? हमें पता है। सारंग को यह बात सुनकर सख्त झटका लगा। यह सुंगजिन था, जो इस शहर का सबसे निर्दयी व्यक्ति माना जाता था। जिन चेन फिर से मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं,
सुंगजिन का राजकुमार संगीत कार्यक्रम हो सकता है और मैं उसकी उपपत्नी हो सकती हूँ। ये जून ने माथे को रगड़ा, हल्का सा सिर झुकाकर महसूस किया। क्या मूर्ख बन गया हूं, क्यों दोस्त बना? सारंग को अब तक ये समझ नहीं आया था कि ये आदमी इतनी आसानी से अपनी बातों को हास्य में क्यों बदल रहा था। क्या पत्नी, क्या उपपत्नी? सारंग सोच रही थी, क्या यह सच में पागल हो गया है? लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम्हें सुंगजिन पसंद नहीं है? वह बिना रुके ये बात बोल गया। फिर सोचने लगा कि क्या वह भी उसे पसंद करता है। उसके मन में एक ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपनी बेटी को छीनने वाला है। सारंग की नजरों में एक गहरी चुप थी और उसने सोचा, कौन उस खौफनाक आदमी को पसंद करेगा? उसकी आवाज में अचानक खींच सी आ गई। वह उन विचारों से जकड़ी हुई थी कि मीना के पीछे कौन था और उसकी लाश कहाँ दफनाई थी। सारंग ने कहा, मैं नहीं चाहती कि वह इस मामले में उलझे। उसके पास पहले ही बहुत कुछ है। वह उसे बताना नहीं चाहती थी कि सुंगजिन का क्या गहरा प्रभाव है। ये जून ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और उसे बताया कि तुम तो उस सुंगजिन को ये नहीं बताने वाली हो कि तुम कौन हो। उसकी आवाज में अब भी एक हल्का सा ध्वनित सवाल था, लेकिन फिर वह चुप हो गया। नहीं, सारंग ने खामोशी से जवाब दिया, मैं नहीं चाहती कि वह इस झंझट में पड़े। सारंग को याद आया कि सुंगजिन सिर्फ एक रहस्यमय व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह हथियारों की तस्करी में भी शामिल था और संभवतः और भी कुछ काले कामों में। वह डर रही थी कि अगर सुंगजिन को यह पता चला कि वह जिने है तो क्या होगा। वह उसे शायद पागल कहेगा। ये जून ने उसे यकीन दिलाया था, क्योंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह जिने हो सकती है, ये देखकर कि वह और सारंग एक जैसे थे। जिन चेन ने विश्वास किया, क्योंकि ये जून ने उस पर भरोसा किया। लेकिन सुंगजिन के लिए वह कौन थी? इस सवाल ने ये जून को सुकून की भावना से कुछ पल के लिए भर दिया। देर हो रही है, ये जून ने कार की चाबियां पकड़ते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे छात्रावास छोड़ दूंगा। सारंग थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, क्या उसे बताना चाहिए कि वह छात्रावास में नहीं बल्कि सुंगजिन के घर पर रही है। जिन चेन ने यह देखा और हल्के से कहा, मेरी प्यारी रानी, क्या तुम मुझे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो? सारंग ने उसे घूरते हुए, क्या बकवास कर रहे हो? उसकी आवाज में हल्की निराशा और थोड़ी गुस्सा थी। ये जून ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम नहीं जा रही हो? उसके होंठ सिकोड़े थे, जैसे वह चाहता हो कि वह यहां रहे, लेकिन जानता हो कि कोई और उसे यहां नहीं रहने देगा। सारंग पहले ही सुंगजिन के गुस्से भरे चेहरे की कल्पना कर सकता था, जो उसे अनदेखा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। लेकिन रुकिए, क्या फर्क पड़ता है कि वह नाराज है या नहीं? मुझे लगता है कि अगर जिन चेन मुझे छोड़ दे तो बेहतर होगा। सारंग ने ये जून के पास जाकर चाबियां उसकी हाथ से ले लीं। क्यों? ये जून अचानक चौंक गया। मुझे मत बताओ कि तुम्हें ये बेवकूफ पसंद है। ओह सच में? जिन चेन अपनी सीट से उछल पड़ा और सारंग के पास दौड़ पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सारंग ने अपनी बाहें क्रॉस करके दिखाया, जैसे वह जिन चेन से किसी भी तरह का लगाव नहीं रखता। अरे, तुम्हें मुझे इस तरह से दृढ़ता से अस्वीकार करने की जरूरत नहीं है। जिन चेन ने एक गहरी सांस ली और दीवार की ओर मुंह करके कोने में खड़ा हो गया। बेचारी रखैल, ठंडे महल में निर्वासित होने के बाद ऐसा ही होता है। सारंग उसकी प्यारी सी हरकतों पर हंसा। फिर ये जून की ओर मुड़ा। रयू, क्या तुम भूल गए कि कल तुम और सुंगजिन ने सुना था कि जिन्हें मर चुकी है? जब ये जून ने अपनी मौत का जिक्र किया तो उसके चेहरे का रंग गहरा पड़ गया। सारंग ने अपनी नजरों को झपकाते हुए ध्यान नहीं दिया और फिर बोला, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुंगजिन को शक हो जाएगा? मुझे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? ये जून ने सवाल किया, एक चिड़चिड़ी सी आवाज में। सारंग ने आंखें झपकाईं। हाँ, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? तुम्हारे घर के आसपास लोग थे जो तुम्हें बाहर जाने से रोक रहे थे और मीना से भिड़ने से भी बचा रहे थे। ये जून चौंक गई। सुंगजिन ने घर के बाहर पहरे क्यों लगवाए थे? क्या उसने मुझे घर से बाहर जाने से रोकने के लिए ऐसा किया था, या उसने तुम्हें दुखी होने से बचाने के लिए ऐसा किया? सारंग ने और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। सारंग ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा, वैसे भी तुम मुझे बाहर नहीं ले जा सकते
और सबसे जरूरी बात यह है कि तुम कम से कम 3 दिन तक कंपनी में नहीं आ सकते। तुम्हारी अनुपस्थिति उसे यह विश्वास दिलाएगी कि तुम दुखी हो और जिने के लिए शोक मना रहे हो। सारंग ने उसकी चेहरे पर आए भावनाओं को देखा और फिर चुप हो गया। जिन चेन, उसे छात्रावास में छोड़ दो। ये जून ने एक शब्द भी नहीं कहा और सावधानी से अपने कमरे में चला गया। वह हमेशा अपनी मृत्यु का जिक्र इस तरह क्यों करती है, जैसे वह किसी मीठी कैंडी को चख रही हो। जिन चेन ने मुस्कुराते हुए उसे सफेद दांत दिखाए और पलटकर कहा, उपपत्नी को महारानी से मिलने के लिए वापस बुलाया गया है। सारंग ने जोर से हंसी मजाक करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मेरी अनुपस्थित में तुम ये जून के पास थे। फिर दोनों कार की ओर बढ़े। जिन चेन ने घर के आसपास खड़े लोगों को देखकर बुरा सा शाप दिया। उस शापित सुंगजिन ने सारंग को कितना महत्व दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, ये जानते हुए कि उसके जीवन रक्षक को वास्तव में सबसे अच्छे आदमी मिल गए थे। लेकिन उसे यह क्यों महसूस हुआ कि सारंग रोमांस के मामले में थोड़ा धीमा था। उसे याद आया कि सुबह वे दोनों कैसे बहस कर रहे थे। कोई भी आदमी उस वक्त गुस्से में आ जाएगा जब उसे पता चले कि जिसे वह प्यार करता है वह उसे अजनबी समझता है। सुंगजिन, प्रिंस कंसोर्ट, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अब मुझे समझ में आया कि तुम उस दिन मीना पर इतने उग्र क्यों थे। सारंग के शब्दों ने उसे अपनी रेस्तरां के सामने हुई छोटी सी मुठभेड़ की याद दिलाई। जिन चेन हंसते हुए बोला, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं मीना से नफरत करता हूं, क्योंकि जब मुझे यह पता चला कि उसने जिंगे को कष्ट पहुंचाया और यही कारण था कि दूसरों ने जिने की हत्या का संदेह किया था, प्रोफेसर की हत्या। सारंग ने अतीत को याद करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। अरे, लेकिन मैंने जो किया वह वास्तव में इसलिए था क्योंकि उसने और उसके नौकर ने तुम्हें अपमानित किया। सारंग, तुम मेरे मेहमान हो जिसे मैंने अपने रेस्तरां में लाया है। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। जिन चेन ने अपनी बात कही और सारंग ने मन में वही बात अच्छी तरह से दर्ज की। तुम्हारा मतलब है कि वह तुम्हारा रेस्तरां था? सारंग ने चिढ़ते हुए पूछा, आंखों में शंका थी। हाँ, जिन चेन ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे अपने रेस्तरां में डिनर करवाने ले गए थे? सारंग ने एक और सवाल किया। उसकी आवाज में अब असमंजस था। हाँ, जिन चेन ने बिना झिझक के जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे अपने रेस्तरां में डिनर करवाने ले गए और मुझसे बिल का भुगतान करवाया। सारंग की आवाज में अब तीव्रता थी, जैसे उसने कुछ बड़ी सच्चाई का सामना किया हो। हाँ। जिन चेन को अचानक एहसास हुआ कि शायद अब तक सारंग को यह नहीं पता था कि मोंट्रेसोर उसका अपना रेस्तरां है। एक पल के लिए वह चुप हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि वह अब तक जो कुछ भी छिपाने की कोशिश कर रहा था वह बेनकाब हो चुका था। उसने सारंग की ओर देखा और उसकी सहज प्रवृत्ति के मुताबिक वह गुस्से से भरी हुई नजरों से झलकी। फिर उसने जल्दी से कहा, ओह मेरी राजकुमारी, मैं तुम्हारे साथ ये छिपाने का इरादा नहीं रखता था। सच तो यह है कि मैं बस अपने रेस्तरां के खाने पर कुछ महिला छात्रों की राय चाहता था। तुम बस उस मानक को पूरा करती हो, इसलिए यह सब हुआ। सारंग ने उसे व्यंग्यपूर्ण तरीके से देखा। तुम ठग हो। हाँ राजकुमारी, मैं ठग हूं। मुझे माफ करना। मुझे लगता है कि मैं ठंडे महल में निर्वासित होने का हकदार हूं। जिन चेन ने सिर झुका लिया, जैसे अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हो। सारंग ने हंसी को अपने अंदर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी अचानक फूट पड़ी। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। जिन चेन ने राहत की गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया कि अब सारंग नाराज नहीं थी। वह एक पल को खुद को राहत की स्थिति में पाया, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। फिर वे दोनों छात्रावास पहुंचे। सारंग ने बाहर उतरकर जिन चेन को अलविदा कहा और जैसे ही कार उसकी नजर से ओझल हुई, उसने सुंग निवास जाने के लिए एक टैक्सी बुलाई। क्या तुम घर जाने की योजना नहीं बना रहे हो? बोएम सेक ने देखा कि सुंग जिन नशे में धुत होकर शराब के एक और गिलास की ओर बढ़ रहा था। जेबम ने गुस्से में आते हुए गिलास छीन लिया और कहा, अब इसे बंद करो। जेबम और बोएम सेक असमंजस में थे। ये बर्फीला और शांतिपूर्ण राष्ट्रपति अचानक शराबी क्यों बन गया था? वे जानते थे कि सुंग जिन अपनी शराब को संभाल सकता था, लेकिन अब यह स्थिति तो अलग थी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेट खून से लथपथ हो जाए? बोएम सेक ने सुंग जिन को अपने से अलग करते हुए उसे निजी कमरे से बाहर खींच लिया।
उसने सुंग जिन को कार की पिछली सीट पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। फिर सुंग जिन को उसका पेट दर्द कम करने के लिए हैंगओवर की गोली दी। जेबम ने कार शुरू करते हुए कहा, आखिर उसे इतना पीने की क्या जरूरत थी? मैंने कभी उसे इस तरह नहीं देखा। सुंग जिन का चेहरा साफ तौर पर परेशान था। सारंग मुझसे ज्यादा ये जून के साथ इतना नजदीकी व्यवहार क्यों कर रहा है? उसकी आवाज में दर्द और भ्रम था। वह क्यों नहीं समझ सकती कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं? सुंग जिन ने गुस्से में थोड़ी बेचैनी के साथ खुद से कहा। बोएम सेक ने एक गहरी गाली दी और जेबम ने गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वह किसी खतरे के लिए तैयार हो। क्या उसने अभी अभी अपना दिल खोलकर बोल दिया? बोएम सेक ने धीमे स्वर में फुसफुसाया। उसकी आंखें एक चौंकाने वाले सत्य को महसूस कर रही थीं। जेबम ने अपनी आंखें तिरछी कीं। कोई हैरानी नहीं, केवल उसकी गॉड सिस्टर ही उसे इतना दुख दे सकती थी। जल्द ही वे सुंग निवास पहुंच गए। बिना किसी को परेशान किए वे चुपचाप अंदर गए। जब वे सुंग जिन के कमरे के पास पहुंचे, अगला दरवाजा अचानक खुला और एक पतली कमजोर लड़की दिखी। वह उन्हें देखकर घबराई और अपनी हरकतों में कंफ्यूज दिखी, जैसे चुपके से अंदर आ रही हो, किसी चोर की तरह। सारंग की नजर सुंगजिन पर पड़ी तो उसकी चिंता बढ़ गई। उसे क्या हुआ? उसने परेशान होकर पूछा। सारंग अभी अभी शॉवर से बाहर निकली थी जब उसने शोर सुना। बाहर आकर देखा तो नशे में धुत सुंगजिन को बियोम सेक और जेबम सहारा देकर अंदर ला रहे थे। तुम क्यों पूछ रही हो? बियोम सेक ने सुंगजिन को थोड़ा संभालते हुए तिरछी नजर से जवाब दिया। सुंगजिन लड़खड़ाता हुआ दीवार का सहारा लेने लगा। सारंग की आंखों में अनजानी बेचैनी थी। उसका ख्याल रखना। बियोम सेक ने जेबम को सुंगजिन का साथ देने का इशारा किया। सारंग ने राहत की सांस ली और सुंगजिन को उसके कमरे तक ले जाने में मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उसे बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की, सुंगजिन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। सारंग। सुंगजिन की आवाज धीमी लेकिन भारी थी, जैसे उसकी भावनाएं शब्दों के जरिए बाहर आने की कोशिश कर रही हों। सारंग उसके करीब झुकी, लेकिन तभी सुंगजिन ने उसका हाथ अपनी ओर खींच लिया। वह बिस्तर पर गिर पड़ी और सुंगजिन ने उसे घेर लिया। तुम मुझे क्यों दूर करना चाहती हो? उसकी आंखों में बेचैनी और कुछ ऐसा था जिसे सारंग समझ नहीं पा रही थी। सुंगजिन, तुम नशे में हो, उठो। सारंग ने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुंगजिन ने उसे अपने करीब रोक लिया। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि सारंग उनमें खो सी गई। तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे देखनी चाहिए, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब कशिश थी। सारंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम पागल हो गए हो, हटो मुझसे, सारंग ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। सुंगजिन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके गालों को देखा, जो लाज से गुलाबी हो गए थे। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। उसके शब्दों ने सारंग को हिला दिया। वह उसे नजरों से हटाना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और जाने से इनकार कर रही थीं। फिर सुंगजिन ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। उसकी सांसें गर्म थीं और उसके दिल को छूने वाली थीं। तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए, उसने उसके गाल पर हल्के से हाथ फेरा। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। सारंग के दिल में उठती हुई भावनाएं उसे विचलित कर रही थीं। सुंगजिन ने उसे ज्यादा करीब आने नहीं दिया और बस उसे देखने और महसूस करने में खो गया। सुंगजिन खुद को रोक नहीं सका। उसने सारंग के कॉलरबोन पर एक और हल्का निशान छोड़ दिया। सारंग का दिमाग धीरे धीरे साफ होने लगा, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसका हाथ उस जगह की ओर बढ़ रहा था जिसे छूने का अधिकार किसी को नहीं था, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर धकेला। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह घबराते हुए कमरे से बाहर भाग गई। पीछे से सुंगजिन ने हल्के से हंसते हुए कहा, खरगोश की तरह भाग गई। बियोम सेक और जेबम ने जब उसे सारंग की ओर धकेला था, तब से ही वह थोड़ा असहज और उदास महसूस कर रहा था। वह बस अपनी भावनाओं की गहराई को परखना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि अगर सारंग उसे नहीं रोकती तो शायद वह अपनी सीमाओं को पार कर बैठता। उसके गुस्से और उलझन ने धीरे धीरे उसे घेर लिया, लेकिन उसके दिल में कहीं एक अजीब संतोष भी था। सुंगजिन ने अपने होंठों को हल्के से चाटा, जैसे उसकी खुशबू और स्वाद अभी भी उसके साथ हो। सिर्फ मेरी लड़की ही मुझे इतना बेबस महसूस करा सकती है, उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा और ठंडे पानी से नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। दूसरी ओर सारंग अपने कमरे में भागते ही दरवाजा बंद कर दिया।
उसने तेजी से बिस्तर की ओर छलांग लगाई और अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। बेवकूफ सुंगजिन, उसने तकिए में मुंह दबाकर कहा। विकट सुंगजिन, अरे सुंगजिन! उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसकी धड़कन अभी भी तेज थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह उससे नफरत करती है, लेकिन उसने चुंबन से नफरत क्यों नहीं की? नहीं, इस बारे में सोचना बंद करो, उसने खुद को डांटते हुए कहा और तकिए को कसकर पकड़ लिया। रात का हर पहर गुजरता रहा, लेकिन वह सो नहीं पाई। सुंगजिन के कमरे में हुई घटनाओं की स्मृतियां बार बार उसके मन में दौड़ने लगीं। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। सुबह की पहली किरणें जब कमरे में झांकने लगीं तो उसकी आंखों में नींद का कोई अता पता नहीं था। सारंग की आंखों के नीचे काले घेरे देखकर श्रीमती सुंग चिंतित हो गईं। हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ बेटा? सारंग ने बुझे स्वर में कहा। कल रात ठीक से नींद नहीं आई। वह थकी हुई कुर्सी पर गिर पड़ी, मानो सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। सुंघो ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मच्छरों की वजह से होगा, और उसकी गाल और कॉलरबोन पर लाल निशानों की ओर इशारा किया। मच्छर? इस मौसम में? श्रीमती सुंग का चेहरा हैरानी से भर गया। उनकी नजर सारंग के चेहरे पर लाल निशानों पर अटक गई। उन्होंने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए सुंगजिन की ओर देखा। उनके चेहरे पर गर्व का भाव था। सारंग ने निशानों को छिपाने की कोशिश करते हुए सुंगजिन को तीखी नजरों से घूरा, लेकिन मुख्य अपराधी ने उसकी ओर देखना तो दूर, किसी परवाह के बिना टीवी पर समाचार देखने में व्यस्त रहा। लानत है सुंगजिन, उसने मन ही मन गुस्से से कहा। अगले 2 दिनों तक सुंगजिन ने उससे दूरी बनाए रखी, लेकिन उसने उसे ढेर सारा काम देकर बिना कोई ब्रेक लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। सारंग मन ही मन उसे कोसती रही, यहां तक कि बियोमसेक और जेबम ने भी उसकी हरकतों को लेकर सिर हिलाया। वह प्राथमिक स्कूल के बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, उन्होंने कहा। अपने क्रश को चिढ़ा रहा है। काम के लंबे दिन के बाद सारंग उस शाम सुंग निवास पहुंची, थकी हारी और चूर। वह बस अपने बिस्तर में कूदकर गहरी नींद लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह लिविंग रूम में दाखिल हुई, उसने देखा कि एक मध्यम आयु वर्ग का जोड़ा और उनकी युवा बेटी, जो शायद अपने 20वें साल के शुरुआती दौर में थी, श्रीमती और श्री सुंग के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। श्रीमती सुंग की नजर सारंग पर पड़ी और उनकी मुस्कान चौड़ी हो गई। तुम वापस आ गईं, उन्होंने गर्मजोशी से कहा। वह उठकर सारंग के पास आईं और उसके थके हुए चेहरे को देखते हुए सहानुभूति से पूछा, क्या उस बदमाश ने तुम्हें फिर परेशान किया? सारंग का गुस्सा भड़क उठा। वह चिल्लाना चाहती थी, धिक्कार है उस बिगड़ैल को। उसने मुझे इतना काम दिया कि मुझे दोपहर का खाना भी छोड़ना पड़ा, लेकिन वह बस हार मानकर सिर हिला गई। उसने खुद को दिलासा दिया, बस 1 हफ्ता और, इसके बाद वह नबी ग्रुप और सुंग निवास दोनों को हमेशा के लिए छोड़ देगी। वह देखना चाहती थी कि तब वह बिगड़ैल उसे कैसे परेशान करता है। यह है? अधेड़ उम्र की महिला ने सारंग की ओर इशारा करते हुए कहा। श्रीमती सुंग ने उनकी ओर मुड़ते हुए अपनी आंखों से सारंग को इशारा किया और गर्व से मुस्कुराई। हाँ, वह मेरी होने वाली बहू है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक समर्थन मुझे और बेहतर बनाने और नए रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है।